And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd February 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about conclusive land titles, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो देखिए, आप सबको तो एक बात पता ही होगी कि लैंड डिस्प्यूट एक मेजर कंसर्न है हमारे देश के अंदर। जब भी कुछ लैंड डिस्प्यूट होता है उसमें होता क्या है इन जनरल, अब देखिए कि मान लीजिए एक ज़मीन है और इस ज़मीन का ओनर ये इंसान है ए, और ये इंसान किसी शहर में रहता है मान लीजिए, और ये इसकी गांव की ज़मीन है। तो जो भी लोकल इंसान होते हैं, कभी कभार मान लीजिए इंसान लोकल है, मैन नेम्ड बी, इसने इस ज़मीन को कैप्चर कर लिया है। तो ये बी के पोजीशन में है ये लैंड, लेकिन ये लैंड ओरिजिनली ए को बिलोंग करती है। फिर ये बी करता क्या है कि इस लैंड को किसी सी को बेच सकता है, बायर सी को ये बेच सकता है। और फिर प्रोसेस में होगा क्या कि बाद में ए ने अगर केस कर दिया और वो केस अगर जीत गया तो फिर सी ने पैसे दिए हैं बी को, लेकिन ओनर निकल गया ए, तो फिर सी को पैसे का नुकसान हो जाता है। सो ये सब एक मेजर प्रॉब्लम्स है हमारे देश में विथ रिस्पेक्ट टू कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन विद रिगार्डिंग लैंड्स। अब करंट डेवलपमेंट क्या है इस रिगार्ड में वो ज़रा समझते हैं। नीति आयोग ने एक मॉडल एक्ट प्रपोज किया है ऑन कंक्लूसिव लैंड टाइटल्स, और स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया गया है कि इस मॉडल एक्ट को वो अडॉप्ट करें और अपने अपने स्टेट्स में इसको फॉर्मुलेट करें इन फॉर्म ऑफ लॉ। देखिए, लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो इस पे भारत सरकार या यूनियन पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती, और यही कारण है कि नीति आयोग ने एक मॉडल एक्ट बनाया है कि एक इस तरह का एक्ट बने तो एक मॉडल प्रोसीजर बने। लेकिन नीति आयोग बस सजेस्ट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसा वो कानून बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट प्रेशराइज और फोर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक सच लॉ। अभी देखिए, ये जो कानून नीति आयोग ने प्रपोज किया है मॉडल एक्ट, दिस इज रिगार्डिंग कंक्लूसिव लैंड टाइटल। तो कंक्लूसिव लैंड टाइटल क्या है वो हम समझेंगे। अभी जो हमारे देश में लैंड टाइटल के तरीके हैं वो है प्रिजम्पटिव लैंड टाइटल, जबकि बहुत कम ऐसे देश है दुनिया भर के जहाँ पे कंक्लूसिव लैंड टाइटल फॉलो होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम। तो समझेंगे कि अभी जो हमारा प्रिजम्पटिव लैंड टाइटल है उससे ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हो जाते हैं और कंक्लूसिव लैंड टाइटल से क्या फ़ायदे होंगे, वो सब हम एक एक करके समझेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं द करंट सिस्टम ऑफ लैंड टाइटलिंग इन इंडिया। लैंड टाइटलिंग का करंट सिस्टम मतलब अभी किसके नाम पे वो ज़मीन है, इसके लिए क्या प्रोसीजर है हमारे देश में, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिजम्पटिव लैंड टाइटलिंग। प्रिजम्पटिव लैंड टाइटलिंग इज बेस्ड इन दिस, ओनरशिप इज बेस्ड ऑन करंट पोजीशन। मान लो कि ये लैंड है, इसके पोजीशन में ये बी के इस पोजीशन में ये लैंड है, तो बी की ये लैंड मानी जाएगी, और बी ये फिर किसी तीसरे सब बायर सी को बेच सकता है। और ये जो बेचने का प्रोसेस होगा, बी से सी को बेचने का, इस प्रोसेस में जो रजिस्ट्रेशन होता है, इस तरीके का रजिस्ट्रेशन पेपर होता है कि ये इंसान इस इंसान को पेपर बेच रहा है। दिस रजिस्ट्रेशन पेपर, और जिसको हम लोग स्टैम्प पेपर भी कहते हैं, इट इज़ जस्ट गारंटी ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन बी एंड सी, कि बी से ये लैंड सी के हाथ में गई और सी ने इसके बदले में बी को इतना पैसा दिया है। तो इस सी के हाथ में जो ये पेपर आया है, ये बस इस बात की गारंटी कि बी से ये लैंड अब सी के हाथ में चला गया है। लेकिन अगर ए ने केस कर दिया, मान लो कि ये लैंड तो बी की थी ही नहीं, और उस केस में वो प्रूव कर दे कि ये लैंड बी की नहीं थी, तो उस केस में सी को नुकसान हो जाएगा। मुद्दा ये है कि ये जो पेपर है ये ट्रांजैक्शन का पेपर है, ये ओनरशिप का पेपर नहीं है, और बी ये कह के अपनी ज़मीन बेच रहा है कि ये मेरी है, लेकिन हो सकता है कि बाद में ये निकले कि बी की ये ज़मीन नहीं थी। क्यों? क्योंकि अभी जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं वो है प्रिजम्पटिव लैंड टाइटलिंग, कि भाई बी के ओनरशिप में ये लैंड है तो बी की ही होगी, ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग, और इस कारण से बी ने सी को बेच दिया, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
एंड दीज पेपर्स, ये पेपर दिखा करके, जो ट्रांजैक्शन का पेपर दिखा करके सी नहीं कह सकता कि ये लैंड मेरी है, क्योंकि इसके ऊपर भी ये बात उठेगी, देखिए आपने बी से ये लैंड खरीदा है लेकिन ये लैंड तो बी को बिलोंग ही नहीं करता था। इस कारण से बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। जब भी आपको कोई ज़मीन वगैरह खरीदनी होती है तो आप ज़मीन को देखते हैं, उसके साथ साथ आपको ये भी पता करना होता है कि जो इंसान आपको बेच रहा है वो एक्चुअल में उसका ओनर है कि नहीं, क्योंकि उसके हाथ में, उसके पोजीशन में तो है ज़मीन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जो कागजात आपको दे रहा है दिखाने के लिए कि ये ज़मीन मेरी है, वो कागजात फर्जी हो और पोजीशन में होने के बाद उसने आपको बेच दिया और आपके पास सिर्फ ये जो स्टैम्प पेपर होता है वो ट्रांजैक्शन का पेपर है, वो ओनरशिप का पेपर नहीं होता। उस केस में आपके साथ, अगर आप सी हैं, बायर हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। और ये होता है बिकॉज ऑफ करंट सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिजम्पटिव लैंड टाइटलिंग, कि भैया सी तो उसी को मानेगा कि वो ओनर है जिसके पोजीशन में वो लैंड है, प्रिज्यूम करके यही चलेगा। अब करंट सिस्टम में कैसा है कि ट्रांजैक्शन बिटवीन बी एंड सी इज ऑन द प्रिजम्पशन दैट लैंड बिलोंग्स टू बी, जैसा कि मैंने आपको कहा। अब इसमें नया जो तरीका प्रपोज किया जा रहा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम, जो नीति आयोग ने प्रपोज किया, उससे ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। उसमें होगा क्या कि लैंड रिकॉर्ड्स विल डेजिग्नेट एक्चुअल ओनर। अब हर एक लैंड का अपना एक रिकॉर्ड बुक बनेगा और रिकॉर्ड जब प्रिपेयर होगा तो जिसके नाम पे वो लैंड रिकॉर्ड प्रिपेयर हो जाएगा उसको माना जाएगा कि वो उस लैंड का एक्चुअल ओनर है। मतलब टाइटल से भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स उस केस में जिस स्टेट की वो लैंड है, क्योंकि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट हमने देखा, तो टाइटल से वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो अब हर एक लैंड की अपनी अपनी टाइटल से ऑनर करेगी स्टेट गवर्नमेंट। अब इस केस में अगर मान लो ये लैंड है और ये बी के नाम पे स्टेट गवर्नमेंट ने रजिस्टर कर दिया कि लैंड बी को बिलोंग करता है, और बी फिर इस लैंड को जब सी को बेचेगा तो ये ट्रांजैक्शन पेपर के साथ ही अब ये लैंड सी को बिलोंग करने लगेगा। तो नाउ द ट्रांजैक्शन पेपर विल बी पेपर ऑफ ओनरशिप। अब मान लो आगे कभी ए ने केस कर दिया कि देखिए बी के नाम पे तो आपने ये लैंड रजिस्टर कर दिया था लेकिन ये लैंड मुझे बिलोंग करता था, तो ये केस ए बी के अगेंस्ट नहीं कर सकता, ये केस इसको सरकार के अगेंस्ट करना होगा, क्योंकि सरकार ने बी को इस लैंड का ओनर के नाम से रजिस्टर किया। तो ए विल नॉट रजिस्टर केस अगेंस्ट बी, ए कैन रजिस्टर केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट। और ये केस ए और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में चलेगा। अगर मान लो, देखो ए केस हार जाता तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि सरकार केस हार जाती है, इससे ये साबित हो जाता है कि आपने बी के नाम पे गलत तरीके से रिकॉर्ड डेवलप करके आपने बी के नाम पे गलत रिकॉर्ड अप्लाई कर दिया था, बी के नाम को आपने गलत तरीके से बी को ओनर बना दिया था इस लैंड का। तो उस केस में फिर लैंड तो ए को चली जाएगी, लेकिन ये जो बायर सी है इसको स्टेट गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी। जो भी पैसा इसने बी को दिया था वो स्टेट गवर्नमेंट इस सी को ट्रांसफ़र करेगी। तो इन सब तरीके से ये जो ओनरशिप का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहले क्या था, प्रिजम्पटिव, इस बात का ध्यान रखना, इस पे सवाल बनेगा। अभी तक हमारे देश में सिस्टम क्या है, प्रिजम्पटिव, कि अगर आप इस लैंड के पोजीशन में हैं तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि आप इसके ओनर हैं। लेकिन अब क्या होगा, कंक्लूसिव। अब हर एक लैंड की प्रॉपर रिकॉर्ड बुक बनेगी और एक बार रिकॉर्ड बनने के बाद अगर उस रिकॉर्ड में आपका नाम लिखा है कि ये लैंड आपको बिलोंग करता है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट मान रही है कि ये लैंड आपको बिलोंग करता है। इसको कहते हैं कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम। इसमें फिर ये सब जो लैंड रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं उनके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about India and Maldives relations. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. देखिए सबसे पहले समझते हैं करंट न्यूज़ क्या है। तो इंडिया और मालदीव, ये छोटा सा आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्री जिसको हम लोग मालदीव कहते हैं, इंडिया और मालदीव ने सीरीज ऑफ एग्रीमेंट साइन किए हैं अलग अलग मुद्दों पे, जैसे कि फिश प्रोसेसिंग, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग। तो इन सब अलग अलग मुद्दों पे एग्रीमेंट साइन हुए। उसके अलावा इंडिया ने एक $50 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट इस्टेब्लिश किया है मालदीव के साथ फॉर इट्स डिफेंस सेक्टर। देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट $50 मिलियन का मतलब ये है कि अब $50 मिलियन का एक अकाउंट बना दिया है मालदीव के लिए इंडिया ने। अब जब जब मालदीव को कुछ डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया से खरीदना होगा तो उस फंड का वो इस्तेमाल कर सकता है। मान लो $10 मिलियन का उसको कुछ एयरक्राफ्ट खरीदना है इंडिया से,
तो उसी फंड से वो $10 मिलियन लेकर के इंडिया को पे कर देगा और वो एयरक्राफ्ट वो ले लेगा। अब वो $10 मिलियन मालदीव के ऊपर लोन हो जाएगा और उस $10 मिलियन पे मालदीव को इंटरेस्ट चुकाना होगा और लॉन्ग रन में वो $10 मिलियन इंडिया को वापस भी करना होगा। तो इस तरीके से लाइन ऑफ क्रेडिट बनाई जाती है कि एक आपके लिए फ़ंड बना दिया, आपको जब ज़रूरत हो तो आप उसमें से पैसा लेकर के हम ही से ट्रेड करें। जैसे इस केस में इंडिया ने फ़ंड बना दिया, अब जब ज़रूरत होगी मालदीव को तो उस फंड में से पैसा लेकर के वो इंडिया से ट्रेड करेगा उस फंड का इस्तेमाल करके, और जितना पैसा निकालेगा उतना पैसा उस पर लोन की तरह चढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से जो कंट्री लाइन ऑफ क्रेडिट बनाती है उसको ये फ़ायदा होता है कि उसको एक्सपोर्ट बूस्ट मिलता है, यहाँ से ज़्यादा प्रोडक्ट अब एक्सपोर्ट होगा अगले कंट्री में जिसके साथ उसने लाइन ऑफ क्रेडिट इस्टेब्लिश की है। तो इस तरीके का $50 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने मालदीव के साथ इस्टेब्लिश किया है फॉर डिफेंस सेक्टर। और उसके अलावा $40 मिलियन का एक अलग लाइन ऑफ क्रेडिट इस्टेब्लिश किया है फॉर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन मालदीव। अब ये न्यूज़ तो काफ़ी छोटा है, डायरेक्ट या ना पीटी में आएगा ना मेंस में आएगा, लेकिन इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। इफ़ अ क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ मालदीव एंड इंडिया रिलेशनशिप एंड इंडियाज़ इनिशिएटिव टू बिल्ड टाइज विथ मालदीव, कि भैया बताओ इंडिया और मालदीव के रिलेशंस के क्या इंपॉर्टेंस हैं और हाल फिलहाल में इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं इंडिया और मालदीव के रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसमें आप पहले बताएंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ मालदीव। देखिए, मालदीव एक इंडियन ओशन का आइलैंड कंट्री है और इस कारण से इसकी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस इन टू सेंस। फर्स्ट, इट कैन हेल्प इंडिया इन बिकमिंग नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। देखिए, इंडियन नेवी का एक विजन है टू बिकम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन। आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब है कि अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम होती है, मान लो कि मैरीटाइम डिजास्टर का प्रॉब्लम होता है इंडियन ओशन में, जैसे सुनामी आ गई, या मैरीटाइम पायरेसी का प्रॉब्लम होता है, मैरीटाइम टेररिज्म का प्रॉब्लम होता है इंडियन ओशन में, तो इंडियन नेवी शुड बी द फर्स्ट वन टू रेस्पॉन्ड। चाहे इंडियन ओशन में कहीं भी यह प्रॉब्लम हो, इंडियन नेवी शुड बी द फर्स्ट वन टू रेस्पॉन्ड। अगर ऐसा इंडियन नेवी कर पाती है तो इंडिया को हम कहेंगे कि इंडिया नेवी इज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन। और इंडियन नेवी का ये ऑब्जेक्टिव है, ये विजन है, और इसी कारण से जो भी इंडियन ओशन के जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे अच्छे डिफेंस रिलेशंस बनाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर यहाँ पे हमने अच्छे डिफेंस रिलेशन बना लिए तो कहीं यहाँ पे भी हमारे थोड़े नेवल शिप्स हो सकते हैं, कहीं और भी नेवल शिप्स हो सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी नेवल कैपेसिटी को बिल्ड कर पाएंगे और हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन पाएंगे इंडियन ओशन रीजन में। उसके अलावा ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इंडिया इन काउंटरिंग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, दैट इज अ सिक्योरिटी डायलेमा फॉर इंडिया created by China। तो आपको तो पता ही है कि China is building a series of ports along coast of India that is creating a security dilemma। It is believed by security experts across the world that China is trying to encircle India, और इसको नाम भी दिया गया string of pearls। तो ये सब कुछ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है मालदीव के इंडिया के लिए, और इसी कारण से इंडिया हैज़ बीन कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू इम्प्रूव इट्स रिलेशनशिप विथ मालदीव। इंडिया ने हाल फिलहाल में कई सारे स्टेप्स लिए हैं रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट ऑफ टाइज विथ मालदीव। फॉर एग्जांपल, इंडिया गिफ्टेड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू मालदीव फॉर कोस्टल सर्विलेंस। इंडिया इज कमिंग अप विथ ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो कि हमने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था इन 14 अगस्त 2020। उसको जाकर के आप डिटेल में देख सकते हैं। और फिर आज का डेवलपमेंट जहाँ पे आपने देखा कि हाउ इंडिया has established $50 million line of credit with Maldives in respect of defense sector। तो ये सब आप लिख सकते हैं कि कैसे मालदीव के साथ हम अपने इंटीग्रेशन को बना रहे हैं ताकि हम अपने विजन को टू मेक इंडियन नेवी एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन फुलफिल कर पाएँ। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about pros and cons of hydrogen as an alternative fuel. This topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. देखिए, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं इस आर्टिकल का। हाल फिलहाल में यूनियन बजट प्रेजेंट करते टाइम में हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी स्पेंडिंग 1500 करोड़ इन द फिजिकल ईयर 2021-22 ऑन डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल और एनर्जी सोर्स। और इसके लिए एक मिशन भी अनाउंस किया गया नया, जिसका नाम है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। तो मुद्दा यह है कि इंडिया आने वाले साल में हाइड्रोजन एज ए फ्यूल सोर्स फॉर ऑटोमोबाइल्स पे फोकस करने वाला है। वहीं दूसरे तरफ टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने कहा कि दिस हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी इज माइंड बॉगिंगली स्टूपिड। तो एक तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज़ कर दिया कि भैया इसका ज़्यादा कोई फ्यूचर है नहीं, ज़्यादा कोई पोटेंशियल है नहीं। और देखिए, इससे रिलेटेड तो आर्टिकल हमने 2-3 दिन पहले कवर किया ही था, जहाँ मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक पेट्रोल और डीजल, बट इट इज़ एनर्जी कैरियर। मतलब इसकी मदद से हम लोग
लोग बैटरीज बना सकते हैं, सेल बना सकते हैं, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटोमोबाइल चलाने में। तो अब ज़रा समझते हैं कि ये पूरा इशू है क्या। देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल को हम लोग क्यों प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ हेवली डिपेंडेंट ऑन कोल, और कोल से तो आपको पता ही है कि बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज निकलते हैं। उसके अलावा इंडिया इज़ हेवली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल फॉर फुलफिलिंग आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो अगर हम कहीं ना कहीं उसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर पाए तो हमारी इंपोर्ट बिल भी कम होगी। उसके अलावा हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। तो ये एक फ़ायदा है कि काफ़ी अबंडेंस में अगर हमने हाइड्रोजन एनर्जी को टैप करना सीख लिया तो फिर हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिसोर्स में आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन हल्का भी होता है, और हल्का होने के कारण इसको आराम से हम कैरी कर सकते हैं। और उसके अलावा हल्का होने के कारण होता क्या है कि मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल, उतने एरिया में अगर हम 1 लीटर हाइड्रोजन लेते हैं तो उससे ज़्यादा एनर्जी निकाल सकते हैं। मुद्दा यह है कि हल्का है मतलब उसकी डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो इस कारण से हम उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, कम वॉल्यूम में वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल आ जाता है, और इस कारण से हम उसकी ज़्यादा एफिशिएंसी हो सकती है। तो मुद्दा ये है कि 1 लीटर पेट्रोल में जितनी गाड़ी चल सकती है उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा हाइड्रोजन फ्यूल गाड़ियाँ चल सकती हैं। और माना जा रहा है कि ये ट्रांसपोर्टेशन से जो इमिशन निकलता है ट्रांसपोर्टेशन से, और ट्रांसपोर्टेशन से वन ऑफ द हाईएस्ट इमिशन निकलता है। इंडिया का 1/3 इमिशन ग्रीन हाउस गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन से निकलता है। उसके अलावा आयरन एंड स्टील और केमिकल सेक्टर से जो भी इमिशन निकलता है उन सबको कम किया जा सकता है इफ़ वी यूज हाइड्रोजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, हाइड्रोजन 3 तरीके के होते हैं, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। ग्रे हाइड्रोजन, अगर सीधा सीधा हमने मान लो किसी हाइड्रोकार्बन से अगर हमने हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया तो उसको कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में कैसा होता है कि किसी भी फॉसिल फ्यूल को जब बर्न करते हैं तो जो इमिशंस निकलते हैं उन इमिशंस के साथ साथ थोड़े बहुत हाइड्रोजन निकल जाते हैं, उसको कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। और ग्रीन हाइड्रोजन वो होता है जिसमें हम डायरेक्टली सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी या कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर हम वाटर को ब्रेक करते हैं इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तो वो जो हाइड्रोजन निकलता है वो ग्रीन हाइड्रोजन होता है। इसको ग्रीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरीके से याद रखना, पीटी में आपसे पूछ लिया जाएगा डिफरेंस बिटवीन ग्रे, ब्लू एंड ग्रीन हाइड्रोजन। अभी देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल। तो देखिए, हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा फायदा भी है। द गुड पॉइंट अबाउट हाइड्रोजन एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल, इट इज़ हैविंग नियर जीरो कार्बन फुटप्रिंट। ध्यान रखना, नियर जीरो लिखा है, जीरो कार्बन फुटप्रिंट नहीं लिखा है। मतलब थोड़े बहुत इमिशंस हाइड्रोजन फ्यूल में भी होंगे। कैसे होंगे? देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन को बनाने के लिए बाय ब्रेकिंग वाटर मॉलिक्यूल, उस इलेक्ट्रिसिटी में तो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हुआ होगा उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरीके से हाइड्रोजन प्रोडक्शन में या हाइड्रोजन फ्यूल के इस्तेमाल में थोड़े बहुत तो कार्बन इमिशन हुए ही। सो इट्स नॉट कंप्लीटली जीरो, इट्स नियर जीरो। इस बात का ध्यान रखना, इस तरह के सवाल बन जाते हैं प्रीलिम्स में। उसके अलावा हाइड्रोजन की, जैसा कि मैंने आपको बताया, एफिशिएंसी ज़्यादा है। इट कैन बी इजीली स्टोर्ड इन टैंक्स लाइक CNG एंड इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू कार्स। उसके अलावा सिंस इट इज़ लाइटर दैन हेवी लिथियम आयन बैटरी, सो इट इज़ बेटर फॉर लॉन्ग ट्रक हॉल्स और कमर्शियल व्हीकल्स, और आराम से 5 मिनट के अंदर रिफ्यूल भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल का काफ़ी सारा फ़ायदा भी है, लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल का कुछ नुकसान भी है। दुनिया भर में बस 3 ही ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं, होंडा, टोयोटा और ह्यूंडई, जो हाइड्रोजन बेस्ड ऑटोमोबाइल्स बना रहे हैं। और पूरे दुनिया भर में अभी तक बस 25,000 हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बस 25,000, जबकि पूरे दुनिया भर में 8 मिलियन 80 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जबकि हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल वाले ऑटोमोबाइल्स अभी बस 25,000। तो मतलब मुद्दा ये है कि अब इसका स्केल अप करना बाकी है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हाइड्रोजन गैस स्टेशंस पूरे दुनिया भर में बस 500 ही हैं, तो बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके अलावा सेफ्टी का थोड़ा कंसर्न है हाइड्रोजन को लेकर के कि हाइड्रोजन इज़ हाईली कंबसिबल, तो कभी भी वो बर्न कर सकता है, और हाई प्रेशर पे रखना है, 700 बार पे रखना है, तो अगर उसकी टैंक फट गई तो फैटल हो सकता है पैसेंजर के लिए। तो ये 2 इशू हैं हाइड्रोजन को लेकर के। सिंस इट इज़ हाईली कंबसिबल एंड पुट एट हाई प्रेशर, एक्सप्लोजन के चांसेस हैं एंड इट कैन बी फैटल। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is again taken from environment segment. It is about Carbon Watch app and this topic is important from our syllabus paper 4 environmental issues point of view. देखिए, न्यूज़ क्या है, काफ़ी सरल है। चंडीगढ़
हमारे कंट्री का पहला कोई यूनियन टेरिटरी या स्टेट बन चुका है जिसने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कार्बन वॉच ऐप। ये एक मोबाइल ऐप है और ये एक इंडिविजुअल की कार्बन फुटप्रिंट मेजर करेगा, कि हर एक इंडिविजुअल की कार्बन फुटप्रिंट मेजर करेगा। तो समझते हैं पहले कार्बन फुटप्रिंट क्या होती है। देखिए, कार्बन फुटप्रिंट इज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस स्पेशली द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर बाय अ पर्टिकुलर ह्यूमन एक्टिविटी। इसको हम लोग कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, उसमें टोटल 2 टन्स का अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ तो बोला जाएगा कि इस एक्टिविटी का कार्बन फुटप्रिंट है 2 टन्स। तो हर एक एक्टिविटी में जो भी ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है उसको हम लोग कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। अब ये जो ऐप है कार्बन वॉच ऐप, इसमें करना क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल जो चंडीगढ़ वाले हैं उनको ये ऐप डाउनलोड करना होगा। उसमें अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनको डालनी होगी रिगार्डिंग हाउ दे यूज वाटर, कितना वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, कितना वेस्ट जनरेट करते हैं, कितना ट्रांसपोर्ट करते हैं, कितना मूवमेंट करते हैं डेली बेसिस। ये 4 तरह के डेटा पुट करते ही उनका ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट निकल आएगा कि देखो भैया आप डेली बेसिस पे इतना कार्बन डाइऑक्साइड या उससे रिलेटेड उसके तरीके के सिमिलर गैसेज आप रिलीज करते हो इन द एटमॉस्फेयर। तो ये होगा कार्बन फुटप्रिंट ऐप का काम। और अभी के लिए बस ये चंडीगढ़ में एप्लीकेबल है। हो सकता है आपसे पीटी में पूछ ले कि व्हाट इज़ कार्बन फुटप्रिंट, या पूछ ले कि कौन से डिस्ट्रिक्ट या यूनियन टेरिटरी के लिए या स्टेट के लिए हाल फिलहाल में एक ऐप लॉन्च किया गया है टू मेजर कार्बन फुटप्रिंट रिलीज्ड बाय इंडिविजुअल्स। आंसर विल बी चंडीगढ़। The next article is taken from Assam segment. It is about Alpha on abduction of 2 people. देखिए, ये न्यूज़ अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि APSC स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें जाननी चाहिए, इसलिए मैंने ये आर्टिकल कवर किया है। देखिए, आपको भी वैसे पता होगा, ये 2 लोग हैं, रेडियो ऑपरेटर राम कुमार फ्रॉम बिहार एंड ड्रिलिंग सुपरिटेंडेंट प्रणब कुमार गोगोई फ्रॉम असम। इन दोनों लोगों को अल्फा ने किडनैप कर लिया था कुछ दिनों पहले, 21 दिसंबर को ही किडनैप कर लिया था। अब तो लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए और अल्फा ने इनसे 20 करोड़ रुपए मांगे थे एज एक्सटॉर्सन। इनकी फैमिली से, सरकार से पूरे 20 करोड़ रुपए एक्सटॉर्सन की तरह दो हमें फिरौती की रकम 20 करोड़ की मांगी। अभी पूरा मुद्दा ये है कि इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद अल्फा का आसाम के अंदर से भी इमोशनल सपोर्ट कम होता जा रहा है। देखिए, कुछ असम के अंदर भी कुछ लोगों के अंदर थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट है अल्फा टेररिस्ट लोगों को लेकर के। कुछ लोगों का है कि ऐसा लगता है, ऐसा माना जाता है कि दीज पीपल आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ असमीज पीपल। कुछ लोगों का ऐसा असम में भी मानना है। लेकिन वो जो थोड़े बहुत सपोर्ट भी थे, इमोशनल सपोर्ट अल्फा को लेकर के, अब वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो एक असमीज आदमी को ही किडनैप कर लिया है और बार बार धमकी दे रहे हैं। देखिए, प्रणब कुमार गोगोई असम के ही हैं और इनको किडनैप करके इनको भी धमकी दे रहे हैं कि इनको भी मार दिया जाएगा अगर हमें पैसे नहीं दिए तो दे आर एक्टिंग लाइक अ टेररिस्ट ग्रुप। दे आर नॉट एक्टिंग लाइक अ मूवमेंट और फ्रीडम मूवमेंट या फिर कोई भी राइट मूवमेंट की तरह एक्ट नहीं कर रहे। दे आर एक्टिंग लाइक टेररिस्ट कि भाई पैसा दो नहीं तो मार देंगे। सो इस कारण से इनका जो सपोर्ट बेस है, इमोशनल सपोर्ट बेस है असम के अंदर, वो भी कम होता जा रहा है। In our segment, most probable topics for upcoming APSC prelims, today we'll cover topic number 425 to 427. Topic number 425 is about rhino population. Population-wise, Kaziranga has maximum number of rhinos. Nearly 85% of the global Indian rhinos population is concentrated in Assam, whereas Kaziranga National Park alone contains 70% of rhino population. Density-wise, rhino population is highest in Pobitora Wildlife Sanctuary. Please attempt this question based on topic number 425. Topic number 426 is about highest density of tigers in India. Corbett Reserve has हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया। देखिए, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। अर्लियर इट वाज काजीरंगा बट नाउ इट हैज चेंज, इट इज़ कॉर्बेट नाउ। तो इस पर गलती नहीं करेंगे। नाउ कॉर्बेट हैज हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 426. टॉपिक नंबर 427 इज अबाउट फॉरेस्ट कवर इन असम. आज पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया टाइटल्ड इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, Assam state has witnessed an increase in forest cover by 0.76%. Assam has increased a total forest cover by 221.54 square kilometer in last 2 years from 2017 to 19. Amongst the northeastern states, apart from Assam and Tripura, all other states have showed a decline in the forest cover. Goalpara district led the place with record highest maximum increase in the forest cover since 2017 with a quantum rise of 97.74%. Please attempt this question based on topic number 427. This is the answer of question number 422 to 424 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, so you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. कीज अफेयर इज रिलेटेड टू अकाली मूवमेंट, ऑप्शन बी. Global Corruption Barometer is published by Transparency International, so the correct answer will be option D, none of the above. And Making Peace with Nature report is published by United Nations, so the correct answer will be option C.
That's all from our side for today. Thanks for watching.